नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपनी नीति साफ कर दी है। तीनों देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को जायज ठहराया है। हालांकि भारत अभी तक इस पूरे मामले में मौन है। अफगानिस्तान मामले में भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत अफगानिस्तान में नई स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रहा है। देखा जाए तो अफगानिस्तान में भारत एक तरह से दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत को एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद पनपने का डर है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान के मसले पर चीन और पाकिस्तान की ओर से उसे एक नई तरह की कूटनीतिक चुनौतियां भी मिल रही हैं। अब इस धड़े में रूस भी शामिल हो गया है। खासकर यह चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब भारत ने अफगानिस्तान में विकास योजनाओं पर लंबा निवेश किया हो। ऐसे में भारत अफगानिस्तान की समस्या से पूरी तरह मुंह भी नहीं मोड़ सकता। ऐसे हालात में भारत ने अब तक तालिबानी निजाम को लेकर कुछ भी नहीं कहा। सरकार ने काबुल में तालिबान के विरोध में कोई बयान दिया और न ही ऐसी कोई बात कही जिससे जाहिर हो कि भारत भी रूस या चीन की तरह काबुल में तालिबान को कबूल कर लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के उदय से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। दोनों आतंकी संगठन भारत के लिए खतरनाक है। इन संगठनों के लिए अफगानिस्तान एक महफूज जगह है। अफगानिस्तान में इनके आतंकी शिविर हुआ करते थे। 1990 के दशक में भारत की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों में मुल्ला उमर के प्रशिक्षण कैंप में ही ट्रेनिंग मिलती थी। भारत को इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने पर पाकिस्तान के आतंकियों को एक बार फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सुरक्षित इलाका मिल सकता है। उधर 2001 में तालिबान को खदेड़ने वाला अमेरिका खुद अफगानिस्तान से खिसक चुका है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हों कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन जारी रखेगा और अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जुर्रत करता है तो इसका तीव्र और करारा जवाब मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई उचित व्यवस्था बनाए बिना ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी तालिबान को लेकर अपने सुर बदले हैं। कभी तालिबान का विरोध करने वाले जॉनसन अब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान संग भी काम करेगा। अगर इस बयान को आधार माना जाए तो आने वाले दिनों में ब्रिटेन समझौता कर सकता है। वो तालिबानी सरकार को भी मान्यता दे सकता है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक बयान है जिस पर दुनिया में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की इस नई स्थिति का जब तक विश्लेषण करता है तब तक तालिबान के समक्ष भी कई चुनौतियां हैं। तालिबान को भी समझना होगा कि देश में शासन को कैसे चलाना है, जातीय रूप से विभक्त अफगानिस्तान को किस तरह से एकजुट करना है, सरकार और देश चलाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करना है। इन सभी पहलुओं पर तालिबान को खरा उतरना होगा। तो तालिबान की स्थिति पर भारत की खामोशी के क्या मायने हैं? भारत आखिर खामोश क्यों है? किसी तरह का कोई स्पष्ट रुख अभी तक भारत की तरफ से क्यों नजर नहीं आता? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, हालांकि बोरिस जॉनसन ने कहा है ब्रिटेन की तरफ से कि वो तालिबान के साथ काम कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो फिर ब्रिटेन तालिबान के साथ भी काम करेगा और इस बयान को भी अब कई तरीके से देखा और समझा जा रहा है। अगर इस बयान को आधार माना जाए तो आने वाले दिनों में ब्रिटेन समझौता कर सकता है, वो तालिबानी सरकार को भी मान्यता दे सकता है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक बयान है जिस पर दुनिया में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। भारत इस नई स्थिति को जो तालिबान के अफगानिस्तान में है उसको समझने में थोड़ा समय ले रहा है। किसी भी तरह का स्टैंड फिलहाल भारत की तरफ से नहीं लिया गया है और भारत की चुप्पी, ये खामोशी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो अफगानिस्तान में भारत के लिए दोहरी चुनौती है, जिस चुनौती को पार पाने की कोशिश लगातार भारत की तरफ से की जाएगी। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर वैश्विक मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है और किस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर, खासकर तालिबान को लेकर रुख है भारत का, इस पर भी पूरे विश्व की निगाह बनी हुई है। तो तालिबान पर भारत की नीति क्या है? भारत क्या सोचता है तालिबान को लेकर? क्योंकि लगातार गुड तालिबान, बैड तालिबान जैसे वक्तव्य भारत की तरफ से आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए और उसके बाद ये कहा कि जो आतंकवाद के साथ रहना चाहता है और कौन मानवता के साथ रहना चाहता है, इस पर तय कर लेना चाहिए। तो इस तरह के बयानबाजी करने के बाद अब भारत किस तरह से तालिबान को स्वीकार करता है या फिर स्वीकार नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तालिबान को लेकर भारत का रुख क्या हो सकता है? तालिबान कैसे भारत को समझेगा?
और मेरे साथ मुद्दा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ अशोक सज्जनहार साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक जी आप ही से। अशोक जी, तालिबान पर हर देश के अलग सुर हैं, लेकिन ऐसे में भारत की खामोशी, भारत का मौन, ये क्या इशारा करता है? देखिए, हम अभी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वहां पर कोई सरकार बने। बिना वहां पर सरकार आए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो 6 दिन हो गए हैं। अभी मुल्ला बरादर वहां से आया है, दोहा से आया है कंदहार, आज वो पहुंच रहा है, काबुल पहुंचा है। तो वहां पर जाकर वो देखेंगे, अपनी सरकार को देखेंगे, क्या बनाएंगे, कौन वहां पर प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, किस प्रकार की सरकार होगी, और जो वहां पर है ये हबीबुल्ला अखुंदजादा, उसको क्या पोजीशन मिलेगी, सिराजुद्दीन हक्कानी को क्या पोजीशन मिलेगी, याकूब उमर को क्या पोजीशन मिलेगी, ये सब हमको देखना होगा। जो उनकी सरकार कैसी बनती है। देखिए घनश्याम जी, हमको इतनी उतावली नहीं होनी चाहिए जो अपना कोई हमको अभी अनाउंस करना है। अभी ये जो जिन देशों ने अनाउंस करना है वो करने दें उनको, क्योंकि उन्होंने पहले से भी वो तालिबान से कांटेक्ट में रहे हैं, तालिबान से कनेक्शन में रहे हैं। परंतु हमको देखना है जो हमारे अपने हितों के लिए ये तालिबान की सरकार जो आती है, उनको हितों को कितनी वो सुरक्षा करेगी। दूसरी बात है, जब ये सरकार आ जाती है तब ये अपनी नीतियों को बताएगी। अगर क्या कैसे उसका इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, क्या वो मानव अधिकारों को वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षित करेगी, क्या महिला अधिकारों को सुरक्षित करेगी, क्या भारत के जो हित हैं जैसे कश्मीर में है या और हमारे जो लोग हैं वहां पर, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या देखा जाएगा, ये सब हमको देखना पड़ेगा। जी, लेकिन सिर्फ मसला तालिबान का ही सर लगता है, क्योंकि इस बीच हमको चीन और पाकिस्तान की काट भी ढूंढनी होगी सर, एक वहां भी तोड़ ढूंढना होगा। उस तोड़ को ढूंढने में भारत की स्थिति को आप कहां पाते हैं सर? देखिए, चीन और पाकिस्तान को करने दीजिएगा जो वो करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही, जैसे मैंने बताया, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, वो तो उनसे बात करते रहे हैं पहले, तो वो तो अपना करते रहेंगे, उनकी अपनी जो नीतियां हैं। हमको देखिए, हमारी विदेश नीति बिल्कुल अलग है। हमारी विदेश नीति चीन और पाकिस्तान को देखकर उसका निर्णय नहीं लिया जाएगा। हमारी विदेश नीति का निर्णय लिया जाएगा घनश्याम जी हमारी अपने हितों को देखकर, अपने आप हम उसका निर्णय करेंगे जब समय ठीक होगा। तो ये बात भी नहीं है आपका, अगर ये लोग समझते हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स समझते हैं जो वेट एंड वॉच पॉलिसी है, ऐसा नहीं है। जो हम वेट एंड वॉच तो है, परंतु हम हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री वहां पर गए हैं, न्यूयॉर्क में गए हैं, वहां पर उन्होंने सभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से बात की है। एंटनी ब्लिंकन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे बात की है। वापस आते हुए उन्होंने कतार में रुके हैं, फिर से वहां पर उनके जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात की है, जो चीफ नेगोशिएटर थे इस सभी टॉक्स के लिए, उनसे बात की है। तो देखिए, पूरी तरीके से भारत एंगेज्ड है अपने पार्टनर्स के साथ, अपने इंटरलोक्यूटर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ हम एंगेज हैं और देख रहे हैं जो हालात कैसे उभर कर आते हैं, उसी को देखते हुए हम अपने अगला कदम उठाएंगे। जी, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, असल में भारत का तालिबान के मुद्दे में फूक फूक कर कदम रखना और वेट एंड वॉच की पॉलिसी, सर क्या ये इजाजत देती है? हमारे पास इतना समय है क्या अभी हम सोचते रहें, या अभी सोचने से आगे हमें निकलना होगा? और बिल्कुल घनश्याम, देखो सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी हमारी जो अभी एम है कि हमारे जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको निकालना। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो उसके अगेंस्ट जाती है तो फिर उनकी जान खतरे पड़ सकती है। और अभी करीब करीब 500 से 600 और भारतीय बचे हुए हैं। कुछ भारतीय जो अभी तक वो अनअकाउंटेड फॉर हैं, क्योंकि हमारे 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, उसमें करीब करीब 350 के करीब हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियंस और बाकी वर्कर काम कर रहे थे। तो उनको भी एक प्रकार वापस लाना एक हमारी प्राइम एम है कि उनको वहां से पहले काबुल लाना, काबुल से फिर वापस लाना। अगर हमको ऐसी स्टेटमेंट पास कर देते हैं जो कि इनके लिए खतरा पैदा करे तो वो ठीक नहीं होगा। मगर ये सच्चाई है कि हम इस चीज को परख रहे हैं, वेट एंड वॉच, बिकॉज सिचुएशन बहुत फ्लूइड है।
आपको पता होना चाहिए 3 कंट्रीज के अलावा अभी किसी ने अपना कोई कार्ड दिखाए नहीं है। एक तो पाकिस्तान, एक चीन और कहीं किसी हद तक रूस। बाकी जो हैं, जो स्टेटमेंट पास किया बोरिस जॉनसन ने, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, उसको भी एक प्रकार से ओपन एंडेड लेना चाहिए। मुझे लगता है भारत की एक मैच्योर पॉलिसी है, सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया हुआ तो गलत हो सकता है। और ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें अभी कुछ अनाउंस करना है। टाइम है हमारे पास। अभी हमारी प्राइमरी एम होना चाहिए हम अपने लोगों को वहां से किस तरीके से सुरक्षित निकालें। भारत एक ऐसा देश है जो कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो अपने बार बार एयरक्राफ्ट भेज के C-17 ग्लोब मास्टर से भारतीयों को वापस ले रहा। मुझे लगता है वेट एंड वॉच की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम देख रहे हैं, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो अपने जो एक प्रकार से साथी हैं, और उन चाहे वो एंटी ब्लिंकन थे अमेरिका में, या अभी वो गए हुए हैं जो कतार के अंदर भी, औरों से, और जो भी इसके अंदर एक प्रकार से पार्टनर्स हैं और एक्टर्स एंड करेक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक पॉलिसी बना के आएगा भारत। क्योंकि सिचुएशन एकदम इतनी जल्दी बदली है कि इसके ऊपर एकदम डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सच्चाई है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो तालिबान की या कोई इंटरिम गवर्नमेंट आए, मुझे लगता है चांसेस हैं एक कोलिशन गवर्नमेंट के आने के। तो भारत कोलिशन गवर्नमेंट आएगी तो ये तो है कुछ ना कुछ उसके साथ अपने चैनल खोलेगा, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी गवर्नमेंट वहां आएगी, मगर जो भी आएगी, क्योंकि हमारे दो बहुत तो चलिए, फिलहाल आप कह रहे हैं कि इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वेट एंड वॉच की स्थिति ही भारत ने अख्तियार की हुई है। अशोक सज्जनहार मेरे साथ हैं। अशोक जी, क्या घरेलू राजनीति की वजह से भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि भारत चुप है, क्योंकि तालिबान विरोधी बातें अक्सर कह चुका है देश की तरफ से, और अब किसी भी तरह का नया रिएक्शन उसके लिए इंटरनल पॉलिटिक्स में नुकसान पहुंचा सकता है। सर, क्या इस और भी हम एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार से घरेलू पॉलिटिक्स इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। हमारी जो विदेश नीति है वो अपने उस पर अपने बेसिस पर वो खड़ी है, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पर वो खड़ी है। क्योंकि हमको ये देखना है जो तालिबान का क्या रुख होता है हमारे हितों के बारे में, उनका पाकिस्तान जो कह रहा है उसके कितने वो दबाव में आते हैं। अगर सिराजुद्दीन हकानी वहां पर आते, उसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन लेता है, या फिर मुल्ला उमर का जो बेटा है याकूब उमर, वो कोई बड़ी पोजीशन लेता है, वो भी वहां पर पाकिस्तान में क्वेटा में वो उसके साथ है, अखुंज़ादा के साथ है। तो अगर ये सब लोग आते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा जो ये बिल्कुल ही पाकिस्तान के दबाव के नीचे आ रहा है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के नीचे आ रहा है। तो उसको हम देखकर अपनी जो भी है आगे की रणनीति बनाएंगे, और भी अपने जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे और अपने निर्णय लेंगे। दूसरी बात है, हमारे जैसे कि कहा है मेजर जनरल सुभाष ने, जो हमारे वहां पर बहुत सारे भारतीय लोग हैं, उनको निकालना हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है। इस समय जो सबसे सर्वोपरि जो हमारी प्रायोरिटी है वो है अपने वहां पर भारतीय नागरिकों को वहां से निकालना। तो इसीलिए वहां से C-17 ग्लोब मास्टर आप देख रहे हैं, हर रोज उसकी उड़ानें भरी जा रही हैं, हर रोज वो आ रहे हैं वापस। तो उनको लेकर आना है, और हम नहीं चाहते जो कोई अगर यहाँ से स्टेटमेंट की जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका कुछ और मतलब लिया जाए और फिर वहां पर कोई रिएक्शन हो अफगानिस्तान में, जिससे कि उनकी वापसी में उनके कुछ वहां पर सेफ्टी में, सिक्योरिटी में कुछ ऐसा असर पड़े। तो इसीलिए ये सभी चीज देखकर हमको नाप तोल करके ये करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा, हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है। अभी तो देखिए, पिछले संडे को, पिछले रविवार को वहां पर तालिबान आया है, 7 दिन हो गए हैं, अभी तक उसने अपनी सरकार भी नहीं बनाई है, कोई उसने वहां से, अगर उनको इतनी जल्दी नहीं है तो भारत क्यों इतनी जल्दी में होना चाहिए? हमने जो अपनी विदेश नीति है उसको चीन को देखकर अपनी विदेश नीति नहीं बनाई है, पाकिस्तान को देखकर अपनी विदेश नीति नहीं बनाई है। जो वो अगर अपनी जो कार्ड्स खोल रहे हैं तो हमको भी बिल्कुल एकदम जल्दी से
उनको मान्यता देनी चाहिए या ये कहना चाहिए जो हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जिसको कि हमें आप फॉलो करना चाहिए। आप जो वेट एंड वॉच का जो आप कर रहे हैं, तो वेट एंड वॉच ऐसा नहीं इंडिकेशन देना चाहिए जो भाई हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से सतर्क हैं, पूरी तरीके से सचेत हैं और अपने हितों को पूरी तरीके से सेफगार्ड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। जी, ठीक है। अश्विनी जी, क्या तालिबान को लेके भारत के सामने ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से किया गया है, चाहे वहां की पार्लियामेंट हो, चाहे पुल हो, चाहे बांध हो। क्या ये बड़ी इन्वेस्टमेंट भी एक चुनौती के तौर पे भारत के सामने इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 पहलू हैं इसको, जो हमारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी। देखो, एक तो इसमें कोई शक नहीं, ये जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या एड बोलो, जिसके अंदर हमने एक प्रकार से पार्लियामेंट बनाया है, वहां पर जो सलमा डैम बनाया है जिसको इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं, उसके बाद हमने स्टेडियम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाई और उसके बाद रेलवे लाइन बिछाई है वहां पर। और हमारे 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जहां पर अभी भी 300 से 400 टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करे। तो हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसे में अगर आपके रिलेशन बिल्कुल नहीं रहते उससे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, जो कई जो एक प्रकार से एक्सपर्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो एड है, पर कुछ भी है वो भारत की निशानी। मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ चाबार। वहां पर $1.8 बिलियन की जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसका मकसद था कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाते हैं और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट में और फिर नॉर्थ और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ते हैं, जो कि यूरोप से और रूस से आपको मिलाता है। अगर हमारा रिलेशन तालिबान या जो भी गवर्नमेंट आती है अफगानिस्तान से नहीं होता, तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रकार खटाई में पड़ सकता है। और चीन जो है बहुत जोरों से लगा हुआ है कि एक तो वो इन्वेस्टमेंट करे अफगानिस्तान में, दूसरा वो ग्वादार से इसको चाबार में जोड़ना चाहता है और चाबार में वो आना चाहता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा ये है कि ये 10 से 15 हजार जो आतंकवादी हैं लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के, जो कि एक प्रकार अभी तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, जो पाकिस्तान ने भेजे थे अफगानिस्तान में, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि वो कहीं उनका मुंह मोड़ के जम्मू कश्मीर की तरफ ना करे। और उसके अंदर एक बात है, 3 से 4 लाख तो हथियार हैं, जो बहुत ही आधुनिक हथियार है, नेटो के कंट्रियों को दिए जाते हैं। वो भारत में भी ऐसे नहीं है। जो M16 राइफल है, लाइट मशीन गन है, मीडियम मशीन गन है, एयर डिफेंस वेपन है, आर्टिलरी वेपन है, ड्रोन्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं कम से कम 170, जिसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट है, अटैक हेक्टर है, वो कहीं ना कहीं तालिबान के हाथ में लग गए। और इससे हमें डर यह है कि कहीं वो हथियार इन लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप को मिल गए और वो भारत की तरफ मोड़ दिया उनको जम्मू कश्मीर में, तो बहुत भयानक रूप हो सकता है। मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि जब सोवियत यूनियन वहां से गया था 89-90 के अंदर, तो वहां पर जो CIA ने स्टिंगर मिसाइल दी हुई थी सोवियत यूनियन के फायर एयरक्राफ्ट में फायर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं जब वो मुजाहिदीन भारत जम्मू एंड कश्मीर में आए, जब मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर स्टार्ट हुआ, तो वो स्टिंगर मिसाइल भी अपने साथ लिए थे। वो एक बहुत बड़ा खतरा था। तो इसी प्रकार से ये जो खतरा ठीक है सर, तो कई चिंताएं हैं और कई चुनौतियां भी हैं जिनको लेकर नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। मुद्दा में मेरे पास समय इतना ही सर, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। तो शिवाज जी आपका और अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो भारत का आने वाले समय में क्या कदम होगा इस पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी को भारत ने अख्तियार किया हुआ है तालिबान को लेकर। हालांकि कई देशों की तरफ से तालिबान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मंजूरी मिलती भी नजर आ रही है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।